चलो आज हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की। पिछली क्लास में हमने प्लेन मिरर के बारे में बात की, लेकिन प्लेन मिरर के साथ एक छोटी सी दिक्कत है कि ये इमेज हमेशा शार्प बनाता है। इमेज बिल्कुल शार्प बनती है क्योंकि सभी की रेज एक ही पॉइंट से पास होते हुए आती है, लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत इसकी इसका मैग्निफिकेशन 1 होता है। और मैग्निफिकेशन 1 होता है तो ये ना तो टेलीस्कोप की तरह यूज हो सकता है, ना माइक्रोस्कोप की तरह यूज हो सकता है। इस वजह से प्लेन मिरर को हम बाकी डिवाइसेस में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, चलो तो हम स्फेरिकल मिरर्स की बात कर रहे हैं जिनके पास मैग्निफिकेशन होगा। स्फेरिकल मिरर्स क्या है कि ये एक इस स्फीयर का एक पार्ट है। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस इस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक, तो पहले हम बात करते हैं अगर हमने पैरेलल रेज भेजी होती तो उनका क्या होता। तो अगर रे हमने इससे पैरेलल भेजी, ऑब्वियसली ये इसकी रेडियस r है और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कह रहा है, ये थीटा से गया तो थीटा से ही वापस आया। तो जिस पॉइंट पे वापस आया उसे हम f कहेंगे। पैरेलल रे जहां से रिफ्लेक्ट होके एक्सिस पे टकराएगी, ये एक्सिस है हमारी। ठीक है, ये हमारा पोल है। तो पैरेलल रे जहां से पास होगी वो हमारा फोकस है। तो हम देखते हैं कि फोकल डिस्टेंस कितना है। तो ये हमें लेंथ चाहिए, तो इसके लिए हमें यहां से एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। ये परपेंडिकुलर डाला, मान लो ये n पे मीट कर रहा है, ये पॉइंट E है। चलिए तो अब हम फोकल लेंथ निकालते हैं और फोकल लेंथ क्या है, fp। फोकल लेंथ है fp और fp की वैल्यू क्या आएगी, fn प्लस np, दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ। अब fn कितना है, इसका cos थीटा, इसका cos 2 थीटा। लेकिन इस पूरी ज्योमेट्री में हमें सिर्फ कहा जाए तो एक ही लेंथ पता है, कौन सी, r। तो r के टर्म में निकालें तो ये r है, ये r sin थीटा, r sin थीटा का cot 2 थीटा, r sin थीटा का cot 2 थीटा, क्योंकि इसका और इसका रेशो cot 2 थीटा है। np क्या है, np लेंथ है, cp में से cn माइनस कर दूं। चलो इसको लिखते हैं तो r sin थीटा cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा प्लस c से पोल का डिस्टेंस रेडियस है, माइनस c से n का डिस्टेंस। तो इस ट्रायंगल में देखिए r का cos थीटा। अब सिंप्लीफाई करते हैं, r कॉमन लिया, sin थीटा 2 sin थीटा cos थीटा, sin कट गया, cos 2 थीटा बाय 2 प्लस 1 माइनस cos थीटा, 2 cos थीटा सॉरी। ठीक है, ये 2 cos थीटा इधर ट्रांसफर करो, 1 के साथ cos 2 थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 cos थीटा। और cos 2 थीटा की वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होती है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर कट गया, तो ये रिजल्ट कितना आया, r 1 माइनस 1 अपॉन 2 cos थीटा। इसी को sec के फॉर्म में लिख लो, तो 1 माइनस sec थीटा बाय 2। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा रिजल्ट याद मत करिए, आप खुद से एक बार डिराइव करने की कोशिश करिए कि हम ट्रिग्नोमेट्री से ये डिराइव कर रहे हैं कि ये f से p का डिस्टेंस कितना है। क्लियर? और अगर हाइट h दी गई होती इस रे की, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा ही h बाय r है। सोचो, h बाय r ही साइन थीटा है। तो यहां हमें क्या पता चला कि फोकल लेंथ तो थीटा डिपेंडेंट है, और थीटा को h के टर्म में लिखूं तो हाइट h डिपेंडेंट है। मतलब
अलग अलग हाइट की रेज अलग अलग पॉइंट पे हिट करेंगी। मींस इसके हिसाब से ये रे और ये रे अलग अलग जगह हिट करेंगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा थीटा किसका है? सबसे ऊपर वाली लाइन का। तो ऊपर वाली लाइन का थीटा सबसे बड़ा है, तो इसका फोकल लेंथ कम आएगी, इसकी इधर, इसकी इधर। तो इस हिसाब से ये तो डिफरेंट पॉइंट पे मीट कर रही है। क्लियर? मतलब हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। हमें क्या करना था? पैरेलल रेज किसी एक यूनिक पॉइंट पे मीट करनी चाहिए, और वो करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी में इफ थीटा इज स्मॉल, और अगर थीटा स्मॉल हो इसका मतलब h इज वेरी वेरी लेस देन r। देखिए, अगर h r के मुकाबले काफी छोटा है देन साइन थीटा इज एक्सट्रीमली स्मॉल। तो थीटा अगर स्मॉल है तो हम कह सकते हैं साइन थीटा ही थीटा है और कॉस थीटा ही 1 है। थीटा स्मॉल पे, और कॉस थीटा 1 है तो सेक थीटा भी 1 है। तो फिर फोकल लेंथ कितनी आई? r 1 माइनस 1/2, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली r/2। क्लियर? तो फोकल लेंथ हमारी r/2 कब आ रही है? जब हम थीटा स्मॉल रख रहे हैं, और थीटा स्मॉल रखना मतलब h इज वेरी मच ग्रेटर, वेरी मच लेस देन r, और ये करना ही इसी को हम पैरेक्सियल रेज कहते हैं। पैरेक्सियल रेज मींस द रेज विच आर वेरी क्लोज टू एक्सिस, तो कम हाइट पे है। ठीक है, तो ये हाइट अगर कम होगी तो रेज यहां मीट करेंगी, लेकिन अगर ये हाइट बड़ी करोगे तो फिर ये रेज अलग अलग जगह मीट करेंगी। ठीक, तो फोकल लेंथ इक्वल टू r/2 का प्रूफ ये है। लेकिन इस प्रूफ में बस आपको ध्यान एक चीज रखनी है कि ये सिर्फ तभी ट्रू है जब हाइट h काफी छोटी हो। अदरवाइज पैरेलल रेज एक पॉइंट पे फोकस नहीं होगी, और फोकस नहीं होगी तो शार्प इमेज नहीं बनेगी, तो हमारा पर्पस ही सॉल्व नहीं होगा। तब ये मिरर की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा, शार्प इमेज नहीं बना पाएगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि पैरेक्सियल रेज हम क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हम थीटा स्मॉल रख रहे हैं ये वाला। ठीक है, अब अगर आपने कभी ये मिरर्स हाथ में लेके देखे हो तो ये मिरर्स ऐसे होते हैं, मतलब इतनी फ्लैट होते हैं। हाथ में अगर आप लेके देखोगे तो इतने फ्लैट, और हम रेज भेज रहे हैं यहां से, और ये जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर की रेडियस काफी बड़ी है, और हम हाइट ले रहे हैं काफी छोटी, क्योंकि हमने ये लिया ही इतना सा है। तो हम कैसे करते हैं कि एक बहुत बड़े स्फीयर का बहुत छोटा सा पार्ट, ये इतना सा पार्ट ये मिरर है, तो अगर रेज जाएंगी भी तो इस हाइट से जाएंगी, और ये रेडियस के मुकाबले काफी छोटी है, तो अपने आप ये थीटा स्मॉल होगा और अपने आप ये अप्रोक्सीमेशन ट्रू होगा। क्लियर? तो मिरर अगर आपने हाथ में लेके देखे हो तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट से लगते हैं, मतलब कई मीटर्स के ऑर्डर की रेडियस होती है, और ये फ्यू सेंटीमीटर होता है हाइट। क्लियर? तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि ये वाली लेंथ हमारी क्या है? अपर्चर, और ये क्या है? कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और हम अपर्चर काफी छोटा रखते हैं कर्वेचर के मुकाबले, सो दैट पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन होल्ड्स ट्रू, और फोकल लेंथ r/2 आ जाए, और सभी रेज एक जगह फोकस हो पाए। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा पहला पॉइंट। रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं है, हाँ ये तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा F = r/2। बस आपको याद क्या रखना है, ये कब ट्रू है। डेरिवेशन अगर आता है तो आप कर ही लोगे मैथ से। इसी डिस्कशन को एक मैथमेटिकल सिमुलेशन से हम देख लेते हैं। ये प्योर मैथमेटिकल सिमुलेशन है, मींस कैलकुलेशन बिल्कुल प्रिसाइज किए गए हैं। तो देखिए, ये हमारा एक कर्व्ड मिरर है, और ये कर्व्ड मिरर का सराउंडिंग स्फीयर है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से इसकी एक्सिस के पैरेलल रेज डाल रहे हैं। तो पहली रे, दूसरी रे, ये तीसरी रे, ये 3 रे डाली, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए ऑलमोस्ट एक ही जगह है। और लेकिन अब हम क्या करते हैं, इन्हीं रेज को ऊपर उठाते हैं। तो अगर हम इन्हीं रेज को ऊपर उठाते तो देखिए
अब इनका इंटरसेक्शन देखिए अलग अलग जगह आ रहा है एक्सिस पे। सबसे ज्यादा वाली हाइट की फोकल लेंथ सबसे कम है। समझ में आया कि अलग अलग हाइट पे अलग अलग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। लेकिन अगर इन सबकी हाइट में कम कर दूं, किसके कंपैरिजन में? रेडियस के कंपैरिजन में, तो एंगल्स सभी छोटे होंगे और हमारा अप्रोक्सीमेशन सही होगा, और कम एंगल पे ये एक पर्टिकुलर ऑलमोस्ट यूनिक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। हां, इसी को अगर हम जूम करें अच्छा खासा, तो देखिए जूम करने पे आपको समझ में आ रहा है पॉइंट यूनिक है लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है। काफी क्लोज है लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, लेकिन वो इनफ है, डेली लाइफ के लिए इनफ है कि इमेज शार्प होगी। क्लियर? अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन इसमें ये उठता है कि पैराबोला की तो ये प्रॉपर्टी है ना कि पैरेलल रेज अगर हम डालते तो फोकस पे मीट करती, और ये तो डिपेंड ही नहीं करता हाइट से। ये तो पैराबोला की ज्योमेट्री से प्रूव हुई प्रॉपर्टी है कि पैरेलल रेज हमेशा फोकस से मीट करती है। तो हम पैराबोला ही यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि इसमें तो अप्रोक्सीमेशन का लफड़ा ही नहीं है ना। ठीक है, समझाता हूं। ये भी हम सीधे सिमुलेशन से ही समझेंगे। अब देखिए ये पैराबोला का सिमुलेशन है, पैराबोला बना हुआ है, ये भी मैथमेटिकली एक्यूरेट है। अब इस पे हम पैरेलल रेज डालें तो 1 2 3, ये 3 रेज हमने डाली और तीनों रेज एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है। और अगर मैं इनकी हाइट भी बदल रहा हूं तो भी पॉइंट यूनिक है। इससे लगता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन का लफड़ा ही नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, इन्हीं पैरेलल लाइंस को टिल्ट करता हूं। अगर इन्हीं पैरेलल लाइन को तीनों को मैं एंगल दे दूं, अब जरा देखिए एंगल देने पे क्या दिक्कत हुई कि अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यूनिक नहीं आया। क्लियर? तो प्रॉब्लम क्या है कि पैराबोला तभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यूनिक बनाता है जब जो पैरेलल रेज हैं वो एक्सिस के पैरेलल हो। लेकिन जरा हम देखते हैं कि क्या आर्क के लिए यही चीज ट्रू है कि तिरछा गिरने पे रेज एक ही जगह मीट करेंगी कि नहीं। तो हम क्या करते हैं कि आर्क और पैराबोला दोनों को कंपेयर करते हैं। ये इधर आर्क है, एक तरफ पैराबोला है, दोनों पे पैरेलल लाइन डाली, एक्सिस के पैरेलल है, ऑलमोस्ट दोनों एक यूनिक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। पैराबोला का असली यूनिक पॉइंट है, इसका अप्रॉक्सीमेटेड यूनिक पॉइंट है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि दोनों रेज को टिल्ट कर रहे हैं। तो इधर मैंने टिल्ट किया, उधर भी टिल्ट किया। अब रेज का इंटरसेक्शन देखिए, स्फेरिकल के लिए अब भी रफली एक यूनिक पॉइंट है, लेकिन प्लेन पैराबोला के लिए यूनिक पॉइंट नहीं आया। तो पैराबोला के साथ यह दिक्कत हो गई। ठीक है, इसका मतलब हम पैराबोला वहां यूज करेंगे जहां एक्सिस के पैरेलल आना होगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है। तो कहां? डिश एंटीना में। आपने डिश एंटीना देखे होंगे, ये एक फुंतड़ू सा होता है इसमें जो रिसीव करता है एक्चुअली, और यहां से पैरेलल रेज होती हैं और ये रेज ठीक इसी पॉइंट पे मीट करती है। ये दरअसल सैटेलाइट से सिग्नल आ रहे हैं, ये हमारा डिश एंटीना है, ये सभी सिग्नल को कलेक्ट करेगा इस पे, तो गारंटीड ये रिसीवर इसके फोकस पे होगा। तो इसका रिसीवर इसके फोकस पे लाई करेगा, पहली चीज। दूसरा, इसकी एक्सिस रेज के आने वाली डायरेक्शन के अलॉन्ग होनी चाहिए। तो अगर आपने कभी इनका इंस्टॉलेशन देखा होगा, तो जब छत पे इंस्टॉल करते हैं तो इसको मूव करते हैं अलग अलग डायरेक्शन, मूव करके एक पर्टिकुलर पे ये होल्ड करते हैं। और ये क्या करते हैं, एक उनके पास रिसीवर टाइप का होता है वो डिटेक्टर यहां रखते हैं और इसको ऐसे मोड़ के देखते हैं। ज्यों ही जिस एंगल पे डिटेक्शन मैक्सिमम होता है वही इसकी एक्सिस होती है। मतलब जो सैटेलाइट की लाइन है वो एक्सिस के अलॉन्ग होनी चाहिए। अगर हमने इसी को ऐसे कर दिया, मतलब ये ऐसा हो गया, लाइंस ऐसी थी, तो जैसे हमने सिमुलेशन में देखा ये यूनिक पॉइंट पे मीट नहीं करेंगी, और वैसे भी वो फोकस नहीं होगा, हमारा डिटेक्टर कहीं यहां है, वैसे भी ये एक ही यूनिक पॉइंट पे मीट नहीं कर रही है। तो पैराबोला से हमारा काम नहीं चल रहा है। ठीक है, चलो अब एक और इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं।
कि क्या हमें वाकई में हमेशा पैरेलल रेज की इमेज बनानी है? हमें हमेशा तो लार्ज डिस्टेंस की चीजें देखनी नहीं है, हमें तो डेली लाइफ के डिस्टेंस भी देखने हैं। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज भी पॉइंट बननी चाहिए, तब जाके वो हमारा काम का है। तो अब हम क्या करते हैं, सिमुलेशन बना रहे हैं फिर से पैराबोला का और स्फेरिकल का। ये लेफ्ट साइड स्फेरिकल मिरर है, राइट साइड पैराबोला है। इस बार हम पॉइंट ऑब्जेक्ट से रेज भेजेंगे। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से रेज यहां भेजी, पॉइंट ऑब्जेक्ट से रेज वहां भेजी। अब जरा उनका इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए। स्फीयर में ऑलमोस्ट वो पॉइंट यूनिक है, लेकिन पैराबोला में वो पॉइंट फैला हुआ है, अलग अलग पॉइंट पर नहीं। मतलब एक यूनिक पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं हो रही है, मतलब वहां इमेज साफ नहीं बन रही है। हां, यहां इमेज साफ बन रही है काफी हद तक। और एक और बात देखिए कि अगर मैं इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को, जो इसका पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसको एक्सिस के क्लोज करूं तो और साफ इमेज आ रही है और क्लियर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। लेकिन हाइट अगर मैं इसकी बढ़ा देता हूं, मतलब हाइट रेडियस के कंपेरेबल कर देता हूं, तो फिर से प्रॉब्लम हो गई। लेकिन पैराबोला के केस में कुछ भी करो, यूनिक पॉइंट आ ही नहीं रहा है। तो शायद समझ में आया होगा कि पैराबोला तो हमारी मदद नहीं करने वाला है, सिर्फ एक ही जगह मदद कर रहा है, जब पैरेलल रेज आ रही हैं वो भी एक्सिस के पैरेलल हैं, यूनिक पॉइंट बन रहा है। उसके अलावा तिरछी पैरेलल लाइंस पे भी पॉइंट नहीं बना, और पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए तो पॉइंट इमेज बनी ही नहीं। हां, स्फीयर ने जरूर हेल्प की है कि स्फेरिकल वाले कर्वेचर में अगर हम ऑलमोस्ट पैरेक्सियल रेज दें तो शार्प इमेज बनेगी। क्लियर? मतलब एंगल हम स्मॉल रखेंगे तो शार्प इमेज बनेगी। तो फिर से मैं हल्का सा सिमुलेशन सिर्फ स्फीयर का दिखा रहा हूं। ये स्फेरिकल मिरर है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, हम इसकी रेज बना रहे हैं कि कहां इंटरसेक्ट करेंगी। तो देखिए, जब एंगल छोटा है, एंगल जब छोटा है तो रिफ्लेक्शन के बाद एक यूनिक पॉइंट पे मीट कर रही है। थोड़ा जूम करके देख लो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी का एंगल बड़ा करते हैं। जब हम इसका एंगल बड़ा कर रहे हैं तो देखिए यूनिक पॉइंट नहीं रहा, बड़े एंगल पे ये भी फैलने लग गया। क्लियर? मींस शार्प इमेज कब बन रही है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल है, रेज काफी हद तक पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। क्लियर? तो अब हम इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे कि आखिरकार स्फीयर में ऐसी कौन सी जुगाड़ है जो प्लेन मिरर में, जो कर्व्ड मिरर में नहीं है। मतलब कर्व्ड मिरर कौन सा? पैराबोलिक। जो पैराबोलिक मिरर में मिसिंग था, स्फीयर में ऐसी क्या चीज है? इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। चलो, तो अब हम बनाते हैं इसमें, ये हमारा स्फेरिकल मिरर, ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहां से रे गई, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है। थोड़ा प्रॉपर बना देता हूं। ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां से हम नॉर्मल डिफाइन करते हैं, ये नॉर्मल है। तो ऑब्वियसली ये सेंटर से पास हो रहा होगा, ये हमारा पोल है। अब हम इस पर रेज डालने वाले हैं यहां से, ये इंसिडेंस रे रिफ्लेक्ट होके ये इधर से गई, ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा, दोनों एंगल थीटा है। ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा। अब मैं इस एंगल को अल्फा मानूं, इस एंगल को बीटा मानूं, इस एंगल को गामा। मैंने इसको अल्फा लिखा, इसको बीटा लिखा, इसको गामा लिखा, और ये हाइट h लिखी। अब जरा सोचिए हम किसके लिए सॉल्व करने वाले हैं, व्हेन एंगल्स आर स्मॉल, थीटा इज स्मॉल। और जरा समझिए, जब थीटा स्मॉल होगा तो अल्फा बीटा गामा ऑल आर स्मॉल, क्योंकि अगर थीटा ही स्मॉल है और थीटा स्मॉल है मतलब ये पॉइंट पी के काफी क्लोज है, ठीक है। क्योंकि लार्ज थीटा कब होता, ऐसे में। सोचिए
कि नॉर्मल ये होता, ये ऐसे, ये थीटा बड़ा है, थीटा छोटा रखें तो यहां से देखें ये नॉर्मल, ये ऐसा, देखिए थीटा छोटा है, और थीटा छोटा है तो ये अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा ये भी तो छोटे हैं। चलो पहली चीज तो हमारी क्लियर हुई। एक और चीज मैं यहां कह रहा हूं कि ये अगर पॉइंट N है, ये A है, तो NP कैन बी निग्लेक्टेड। NP वाले टर्म को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। वजह समझिए, NP कितना है, R का, NP की वैल्यू R माइनस R कॉस बीटा। सोचिए ये R है, ये R है, इसमें से R कॉस बीटा हटा दो, देखो इस ट्रायंगल में देखो तो ये बना, और बीटा स्मॉल है तो कॉस बीटा कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज 1, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटेड एज 0। रियलिटी ये है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 जब थीटा स्मॉल होता है, और साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 1। ठीक है, आगे आप लिमिट्स में देखोगे तो 1 माइनस थीटा क्यूब बाय 6 होता है, लेकिन थीटा स्क्वायर और थीटा क्यूब, जब थीटा ही छोटा है तो स्क्वायर और क्यूब इनके निगलेक्ट हो जाएंगे, सॉरी थीटा माइनस, तो साइन थीटा में थीटा क्यूब निगलेक्ट करो अकेला थीटा बचेगा, इसमें थीटा स्क्वायर निगलेक्ट करो अकेला 1 बचेगा। ठीक है, तो ओवरऑल मैं यहां यह कहना चाह रहा हूं कि डिस्टेंसेस फ्रॉम N मेजर्ड फ्रॉम N approximately equal to distances measured from P। पहले इस पे अपने आप को कन्विंस करो। हम स्मॉल एंगल पे चीजें डाल रहे हैं, रेज हम स्मॉल एंगल पे डाल रहे हैं, स्मॉल एंगल पे डाली तो अल्फा से जो रे गई वो यहां से पास हुई, तो ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, ये एंगल गामा। क्लियर? तो एंगल्स स्मॉल है, दूसरा ये लेंथ नेग्लिजिबल है, तो मैं पी आई और एन आई अप्रोक्सीमेटली बराबर कह सकता हूं। अब देखते हैं हम अल्फा बीटा गामा में आपस में रिलेशन क्या आ रहा है। ठीक है, तो देखें ये थीटा है, अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू बीटा। सोचो ये एंगल थीटा है, अल्फा और थीटा जोड़ने पे बीटा आएगा, तो अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू बीटा। दूसरा बीटा प्लस थीटा इक्वल टू गामा, इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल, तो गामा की वैल्यू बीटा प्लस थीटा है, तो बीटा प्लस थीटा इक्वल टू गामा। तो यहां से बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा बाय 2, थीटा की वैल्यू उठा के छाप दो। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू उठा के छापो, गामा माइनस बीटा इक्वल टू बीटा, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 2 बीटा। ठीक, अब हम वैल्यू छापने वाले हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है, H अपॉन ओ एन, गामा की वैल्यू कितनी है, H अपॉन आई एन। दरअसल समझिए अल्फा ही tan अल्फा है, मींस इससे हमने क्या लिखा, अप्रोक्सीमेटली tan अल्फा प्लस tan गामा इज इक्वल टू 2 tan बीटा। क्यों? क्योंकि जब थीटा स्मॉल होता है उस समय साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, cos थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 1। तो tan अल्फा हाइट अपॉन बेस ओ एन, बीटा हाइट अपॉन सी एन, और गामा हाइट अपॉन एच एन, तो 2 हाइट अपॉन सी एन, एच 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 उड़ा दिए। अब ये 1 अपॉन ओ एन बचा, और ओ एन कैन बी रिटन एज ओपी। एन से जो डिस्टेंस मेजर की और पोल से जो डिस्टेंस मेजर की एक ही बात है, एच अपॉन एन आई और पी आई एक ही चीज है, 2 अपॉन एन सी और पी सी एक ही चीज है। तो ये हमारा आंसर आया। अब जरा देखें पीओ क्या है, पीओ यू है, पी आई भी है,
और R/2 ही तो F था। ये मिरर फॉर्मूला इस तरीके से प्रूव हो रहा है। ठीक है, मैं पर्सनली इस फॉर्मूले को कैसे सोचता हूं वो ध्यान दीजिएगा। अल्फा बीटा गामा, अल्फा में थीटा जोड़ो बीटा आया, बीटा में थीटा जोड़ो गामा आया। तो मैं कैसे सोचता हूं, अल्फा बीटा गामा एपी में है। अल्फा में थीटा जोड़ने पे बीटा, बीटा में थीटा जोड़ने पे गामा, तो ये तीनों एपी में है। और अगर ये तीनों एपी में है तो हम कह सकते हैं कि tan अल्फा tan बीटा tan गामा भी एपी में है, क्योंकि ये बराबर ही है। अब जरा देखिए, tan अल्फा tan बीटा tan गामा एपी में है, तो tan अल्फा क्या था, H/ON, बीटा H/CN, H/IN। तो H न्यूमरेटर कट गए, तो इनके डिनोमिनेटर HP में होंगे। अगर ये तीनों AP में हैं तो इनके डिनोमिनेटर क्या, ON CN IN, ये HP में होंगे। और अगर HP में है तो इसका 1/, और इसका 1/, का सम, इसका और इसका 1/, का सम। क्यों, याद करो, ABC HP में है तो 1/A + 1/C = 2/B होता है। तो 1/this + 1/this = 2/this, यही लिखा है। ठीक, कुछ और नहीं, ये इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस के HP की कंडीशन लिखी हुई है कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो कोशिश करिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस बनेगा आपका। ठीक है, तो मैंने कॉन्सेप्ट क्या क्या यूज किए, एक तो ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, अल्फा बीटा गामा स्मॉल है, तो हमने उनको 10 से रिप्लेस किया, 10 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, अल्फा बीटा गामा में रिलेशन निकाला। ठीक है, छाप लो, क्योंकि हमें इस रिलेशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम ये यहां नहीं लिखने वाले हैं अभी। ठीक है, ध्यान रखना इसका रिजल्ट क्या आया था इस फॉर्म में। अब पिछले डिस्कशन में एक छोटी सी दिक्कत थी कि हमने ये एक पर्टिकुलर केस के लिए निकाला जब रेज कन्वर्ज हो गई, लेकिन हो सकता है ऑब्जेक्ट इधर होता और रे टकराने के बाद ऐसी चली गई होती। नॉर्मल यहां से पास हो रहा होता, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ऑब्जेक्ट इधर, तो अंडरस्टूड है इमेज इधर। तो इसके लिए फिगर ये बनता, तो फिगर ही बदल गया हमारा। अब जरा हम इसके लिए सॉल्व करते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा की वैल्यू, ये हाइट h, p और n एक ही चीज है तो मैं इसी को p मान ले रहा हूं। तो यहां से पहले अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू बीटा है, अल्फा प्लस थीटा बीटा है, और यहां से गामा, गामा प्लस बीटा 2 थीटा है, गामा और बीटा 2 थीटा है। ठीक है, थीटा एलिमिनेट कर दूं तो ट्वाइस मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो 2 अल्फा प्लस गामा, 2 अल्फा प्लस गामा प्लस बीटा, 2 बीटा प्लस 2 थीटा कट गया। ठीक है, या सिंपली थीटा एलिमिनेट करना है हमें। थीटा क्यों एलिमिनेट कर रहे हैं ये भी जरूरी है, अल्फा बीटा गामा में रिलेशन चाहिए, क्योंकि इन तीनों को हम tan थीटा से रिप्लेस करके लिख सकते हैं, लेकिन इस थीटा की वैल्यू नहीं लिख पा रहे हैं, इसीलिए हम थीटा की वैल्यू एलिमिनेट कर रहे हैं। तो यहां से मैं वैल्यू छापूं, गामा प्लस बीटा = 2 थीटा, और थीटा क्या है, बीटा माइनस अल्फा। तो यहां से गामा माइनस बीटा = -2 अल्फा, गामा माइनस बीटा -2 अल्फा। वैल्यू छापो, गामा की वैल्यू कितनी है, गामा की वैल्यू है H/PI, H कट जाएगा, बीटा की वैल्यू H/PO, H कट जाएगा, अल्फा की वैल्यू H/ और सेंटर से जो डिस्टेंस है वो R ही तो है, तो -2/PC या R लिख सकते हैं इसको। इस बार देखिए, अगर मैं इसको V देता, इसको U देता, तो 1/V - 1/U = -2/F, कुछ और बन गया ये तो फॉर्मूला वो नहीं आया जो पिछली बार आया था। देखते हैं,
अब ये तो हमने कन्वर्जिंग के लिए निकाला, अब मैं इस रे के लिए निकालता हूं, देखता हूं क्या बनता है। यहां से गया, इसका सेंटर यहां होगा, रिफ्लेक्ट होकर रे इधर जाएगी, तो ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट, इमेजिन करो यहां से रे डालते, रिफ्लेक्ट होकर यहां से जाती, ये हमारा नॉर्मल होता। अब देखते हैं, ये हमारी हाइट h है। वंस अगेन पी और एन सेम है तो हम दिमाग नहीं लगा रहे इसमें। अल्फा बीटा गामा, अल्फा, ठीक है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल बीटा, ये एंगल गामा। रिलेशन अल्फा प्लस बीटा 2 थीटा है, और यहां से ये एंगल कितना है, थीटा। बीटा की वैल्यू थीटा प्लस गामा, बीटा की वैल्यू थीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 थीटा। थीटा एलिमिनेट करो तो थीटा की वैल्यू उसमें छाप दो, अल्फा प्लस बीटा ट्वाइस ऑफ बीटा माइनस गामा, ठीक है। तो 2 बीटा और बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू -2 गामा, ये बना। अल्फा की वैल्यू h अपॉन पीओ, तो 1 अपॉन पीओ, h काट दिया। बीटा की वैल्यू h अपॉन पी आई, गामा की वैल्यू h अपॉन पीसी, और पीसी ही रेडियस आर है। और जरा देखिए फिर से रिजल्ट बदल गया, इसका पी आई पे प्लस है, उसके पी आई पे माइनस है, पीओ पे माइनस है, इसके पीओ पे प्लस है, -2/r वाला टर्म सेम है, ठीक। तो यहां से समस्या ये आई कि ये तो हर फिगर के लिए एक अलग फॉर्मूला है, इस फिगर के लिए अलग, उस फिगर के लिए अलग, और जो तीसरा हमने फिगर निकाला था, तीसरा फिगर कैसा था शायद हमारा ऐसा वाला था, और इसका आंसर आया था 1 अपॉन पीओ प्लस 1 अपॉन पी आई इज इक्वल टू 2 अपॉन आर। तो ऐसे हम कितने फॉर्मूले याद करेंगे, लेकिन यही साइंटिस्ट का दिमाग आता है फिर, कि इतना बढ़िया ट्रिक इसमें लगाई कि सब फॉर्मूले एक ही चीज में रिड्यूस हो जाएंगे अगर हम साइन कन्वेंशन लगा दें। दिक्कत क्या हो रही है, क्योंकि हम इनको डिस्टेंस ट्रीट कर रहे हैं। अगर हम इनको डिस्टेंस की तरह साइंड डिस्टेंस मान लें, साइंड डिस्टेंस मींस विच कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ, जो प्लस माइनस हो सकते हैं, तो ईच एंड एवरी फॉर्मूला विल रिड्यूस टू अ पर्टिकुलर सिंगल फॉर्मूला। समझाते हैं, तो हमें साइन कन्वेंशन पहले समझने पड़ेंगे कि हमारे साइन कन्वेंशन क्या है। तो साइन कन्वेंशन क्या है, पहला, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, पहला पॉइंट, और दूसरा, डिस्टेंसेस पैरेलल टू इंसिडेंट रे या इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव। अब जरा समझिए, हमने ये 2 रूल मान लिए कि सभी डिस्टेंसेस पोल से मेजर होंगे और जो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है वो पॉजिटिव। देखते हैं पहला फॉर्मूला, पोल कहां है, यहां, ठीक है। ये दरअसल पीसी था, है ना, पीसी, आर ही तो पीसी था, ठीक है, रेडियस आर ही पीसी थी, सेंटर से डिस्टेंस, ये फॉर्मूले बन रहे थे, आर हमेशा ही पीसी है। अब हम जरा देखते हैं 1 अपॉन पीओ, तो पीओ, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ऑलरेडी पोल से मेजर किया, लेकिन इंसिडेंट रे हमारी इस तरफ है और हम जा रहे हैं अपोजिट, इंसिडेंट रे इस तरफ, हम जा रहे हैं अपोजिट, तो 1 अपॉन पीओ को 1 अपॉन माइनस यू लिख सकता हूं। अब पी आई भी उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्टार्ट पी से करना है, आई पे जाओगे इस तरफ, 1 अपॉन माइनस भी, और यहां सेंटर भी उल्टी ही साइड है, पीसी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 अपॉन माइनस आर। अब जरा देखें फॉर्मूला क्या बना, 1 अपॉन यू, 1 अपॉन वी, 1 अपॉन आर बाय 2। क्लियर, चलो मजा तो इन सब में आएगा। 1 अपॉन पी आई, और आर को मैं वापस पीसी लिख देता हूं, ठीक है, यहां भी आर को पीसी लिख देता हूं। इसमें देखें 1 अपॉन पी आई, पोल इस तरफ है, इमेज पॉजिटिव साइड है इस बार, देखिए इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो पी आई को पॉजिटिव लिखना है,
लिखो 1/v प्लस माइनस पीओ, पी इधर, ओ तो उल्टी साइड है, तो पीओ वेक्टर इधर है तो इट विल बी माइनस यू, माइनस 2/pc, पीसी इंसिडेंट रे के अपोजिट माइनस आर। जरा इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक वही फॉर्मूला जो ये था। अब जरा हम तीसरा देखते हैं। 1/PO, पोल से O की तरफ नेगेटिव साइड माइनस यू, PI पॉजिटिव साइड प्लस V, माइनस 2 PC पॉजिटिव साइड है, देखिए इंसिडेंट रे के अलोंग है, तो इट विल बी प्लस R। और जरा देखें माइनस माइनस कट गया, ये भी वही बना। ये बहुत ही कर्री जुगाड़ कि जब हम साइन कन्वेंशन अप्लाई कर दे रहे हैं तो ये फॉर्मूला इसमें रिड्यूस हो जा रहा है, ये फॉर्मूला इसमें रिड्यूस हो गया, ये इसमें रिड्यूस हो गया। ऑल रिजल्ट गेट रिड्यूस टू अ सिंगल कॉमन फॉर्मूला। समझ गए? तो हमें हर केस का अलग अलग फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा अगर हम ये फॉर्मूला याद समझ लेते हैं तो। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत अब भी है कि आपने जो ये फॉर्मूला लिखा ये सब में कॉमन आया, लेकिन आपको ज्योमेट्री तो ये थी, तो ज्योमेट्री वाला रिजल्ट ही यूज करना है। तो अच्छे समझिएगा जो मैं पॉइंट कह रहा हूं। अगर मैं इसमें वापस से साइन कन्वेंशन लगा दूं तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें वापस साइन कन्वेंशन लगा दूं ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें वापस साइन कन्वेंशन लगा दूं ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? लगा के देखें, ये फॉर्मूला था, अच्छे से समझिएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है ये समझना। 1/u, तो u की वैल्यू क्या लिखें? माइनस पीसी, u की वैल्यू माइनस पीसी, v की वैल्यू, इमेज उस तरफ है, नहीं ये फिगर है, सॉरी, 1/-pi और 1/r/2, रेडियस इसकी नेगेटिव, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही लास्ट में हम ये लगा के देखते हैं, इसमें लगा के देखते हैं। तो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। u की वैल्यू माइनस पी यू, v की वैल्यू प्लस पी आई, f की वैल्यू f पॉजिटिव r/2, तो ये बना माइनस 1/po प्लस 1/pi 2/r। और ये रिजल्ट बिल्कुल सेम है, देखो हर जगह नेगेटिव आ गया बस। तो जुगाड़ क्या है कि जो ये हमारा फॉर्मूला बना, ये अगर हम इसमें साइन कन्वेंशन अप्लाई कर दें तो हम वापस से जब इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करेंगे तो इस ज्योमेट्री पे पहुंचेंगे, इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करेंगे तो इस ज्योमेट्री पे पहुंचेंगे, मतलब सभी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो दरअसल हम एक ही चीज दो बार कर दे रहे हैं, पहले साइन कन्वेंशन किए, एक फॉर्मूला आ गया, वापस से साइन कन्वेंशन लगा दिए, ओरिजिनल चीजों पे पहुंच गए। ठीक है? तो मोर और लेस ये सिंपली क्या है कि ये फॉर्मूलेज थे, जब हम साइन कन्वेंशन अप्लाई कर रहे थे तो हर फॉर्मूला एक कॉमन फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, और इसमें वापस से साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे तो ये अपने अपने ओरिजिनल फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें ज्योमेट्री याद नहीं रखनी पड़ेगी। तो ये मुझे पता नहीं किसने सोचा, लेकिन जिसने भी ये सोचा काफी जीनियस था। ठीक है? कि बड़ा ही दिमाग चाहिए ये कि ये इस तरह कर दो तो जुगाड़ बन जाएगी। बेनिफिट इसमें क्या हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो ये डिस्टेंस नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो डिस्टेंस पॉजिटिव है, तो हम डिस्टेंसेस को प्लस माइनस ले रहे हैं, तो हम रियल और वर्चुअल दोनों के लिए एक ही फॉर्मूले से सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है? हाँ, तो जो हमने पिछला प्रूफ लिखा था उस प्रूफ में आगे आपको लाइन जोड़नी है। कौन सी? हम यहां तक पहुंच चुके थे, ओ आई नॉर्मल अल्फा बीटा गामा, ये वाला जो प्रूफ इसके पहले लिखा था, तो इसमें हम इस पे पहुंच चुके थे 1/po प्लस 1/pi इज इक्वल टू 2/pc। नाउ अप्लाइंग साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशंस, PO इक्वल टू माइनस यू, PI इक्वल टू माइनस V,
PC इक्वल टू माइनस आर। तो इक्वेशन 1 reduces to minus 1 upon u minus 1 upon v minus 1 upon r by 2, और इसी को लिखा 1 upon u 1 upon v 1 upon f where f is equal to r by 2। और अब सब कुछ साइन कन्वेंशन के साथ है, इवन ये रेडियस भी, इसके लिए रेडियस नेगेटिव है, उसके लिए रेडियस पॉजिटिव है। क्यों नेगेटिव? क्योंकि पोल से सेंटर की तरफ इंसिडेंट रे के अपोजिट है, पोल से सेंटर की तरफ इंसिडेंट रे के अलोंग है। ठीक है, तो जो मैंने इसका प्रूफ लिखा था उसके आगे ये लिख लीजिए तो आपका प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि फाइनली आपको प्रूफ ये नहीं करना था, आपको ये प्रूफ करना था। हाँ, आपकी मर्जी, आप इससे भी शुरुआत कर सकते थे, फिगर ऐसा बनाइए और सब्स्टिट्यूट करोगे, फाइनली ये इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक किसी ज्योमेट्री के लिए प्रूफ करना है आपको, अगर प्रूफ पूछा जाता है तो। ठीक है, तो स्कूल में रे ऑप्टिक्स अगर सिलेबस में रहा तो आपको ये प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब काफी ज्यादा पूछा जाता है मिरर फॉर्मूले का प्रूफ। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कोई एक ज्योमेट्री लो, रिजल्ट निकालो अल्फा बीटा गामा में, वैल्यू पुट करो, साइन कन्वेंशन अप्लाई करो, ऑटोमेटिकली इट विल गेट रिड्यूस टू दिस फॉर्म। ठीक है, हाँ, इसमें एक छोटा सा डिस्कशन जो मैं लेना चाहूंगा वो ये है कि इसमें स्फीयर में ऐसा क्या खास था जो पैराबोला में खास नहीं था। ऐसा हमने स्फीयर की कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है कि, सॉरी, हम ये इस रे के लिए सॉल्व कर रहे थे, ऑब्जेक्ट इमेज, स्फीयर की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? तो समझिए 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर बाय 2, ये लिखा हमने, ये फॉर्मूला बना। आर क्या है? ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस जो आर निकला है, ये आर क्या है? इस पॉइंट से नॉर्मल की लेंथ, और नॉर्मल की लेंथ कांस्टेंट निकलती है सिर्फ स्फीयर के केस में। मतलब स्फीयर ही वो केस है जहां मैं कहीं भी नॉर्मल डालूं सेंटर से पास होगा। ठीक है, पैराबोला में अगर आप नॉर्मल डालते तो ये नॉर्मल यहां से पास होता है, ये इधर से, ये इधर से, सब अलग अलग जगह से पास होते। अब ये यूज कहां हुआ ये भी समझाता हूं मैं। तो हमने जब निकाला तो आंसर हाइट h पे इंडिपेंडेंट आया। सोचो, हाइट h वाला टर्म कट गया, क्योंकि हमारा आया था h अपॉन पीओ, h अपॉन पी आई, h अपॉन पी सी, h चारों मतलब पूरा कट गया। ठीक है, तो हमने कहा आंसर h इंडिपेंडेंट है, और अगर आंसर h इंडिपेंडेंट है तो इस हाइट पे टकराने वाली रे भी इसी से जाएगी, इससे टकराने वाली भी इसी से, इससे टकराने वाली भी इसी से, कि अलग अलग हाइट से टकराने वाली रेज सभी एक ही पॉइंट से पास होंगी। लेकिन ये तभी सही था जब इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हाइट पे डिपेंड ना करे, कि पीसी हाइट का फंक्शन नहीं होना चाहिए। और पीसी हाइट का फंक्शन नहीं है किस केस में? सिर्फ स्फीयर के केस में। स्फीयर के केस में ही रेडियस ऑफ कर्वेचर थ्रू आउट सेम है, पैराबोला में वो जुगाड़ नहीं थी। तो शायद आपको समझ में आया होगा कि ये अलग अलग हाइट पे हम यहां सेम कॉमन पॉइंट पे मान ले रहे हैं, मतलब ये पूरा का पूरा बंडल एक जगह इकट्ठा हो रहा है। यही कंडीशन थी इमेज फॉर्मेशन की। क्लियर? क्योंकि आंसर h पे इंडिपेंडेंट था, तो दिस टर्म शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ h, और पैराबोला में ये इंडिपेंडेंट होता नहीं है। इसी वजह से पैराबोला में एक यूनिक जगह इमेज नहीं बनती। पैराबोला क्या किसी में नहीं बनती, पैराबोला स्फीयर के अलावा। ठीक, चलो, तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि क्या रोल है हाइट का। हाँ, इसमें एक और छोटा सा डिस्कशन है कि आपने जब इलिप्स पढ़ा होगा तो इलिप्स में आपने देखा होगा कि फोकस पे रखी हुई ऑब्जेक्ट की शार्प इमेज दूसरे फोकस पे बनती है। तो इलिप्स के केस में तो ऐसा हो रहा है। चलो ये भी मैं सिमुलेशन से दिखाता हूं। ये इलिप्स है
वाकई में उस पॉइंट पर रखी हुई सभी रेज इस पॉइंट से पास हो रही हैं, ठीक है। मैं इनको मूव कर रहा हूं तब भी वो वहीं से पास हो रही है, मतलब ये शार्प इमेज बना रहा है। लेकिन जरा उस पॉइंट को मूव करके दिखाता हूं जिससे रेज पास हो रही है, उसको जो ही मैं मूव करा रहा हूं तो देखिए अब नहीं हो रही है शार्प एक ही पॉइंट से पास, कहीं और ले गया, अब तो इमेज नहीं बनी। तो इलिप्स तो सिर्फ तभी काम का है जब आपको एक फोकस से लेके सीधे दूसरे फोकस पर रेज गिरानी है। आर्बिट्रेरी पॉइंट से किसी पॉइंट पर मीट करें, ये इलिप्स की प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन साइंटिस्ट इसमें भी कमाल के, उन्होंने इसका भी यूज कर लिया कि इलिप्स का एक रेज से जाने, एक फोकस से जाने वाली रेज शार्पली दूसरे फोकस पर मीट करती है। ये करते हैं कैंसरस सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जैसे ह्यूमन बॉडी में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कैंसर है, अब आपको उस वहां पे उस कैंसर को किल करना है, तो आप यहां से गामा रेज डालोगे और उस पॉइंट का जो पर्सन का, मान लीजिए इस हाथ पे यहां कैंसर है, तो मैं ये हाथ एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे रख दूं तो ये रेज सिर्फ इसी पॉइंट पे टकराएंगे और कहीं नहीं, बाकी बॉडी डैमेज होने से बच जाएगी, एक यूनिक पॉइंट पे ही मीट करेंगे। समझ गए? तो हम क्या करते हैं कि जो लेजर का सोर्स या गामा रेज का सोर्स यहां रखते हैं, उससे जाने वाली रेज इससे, तो जहां हमें हिट करना है वो यहां रखते हैं, ठीक है। क्योंकि इलिप्स ही है जो बिल्कुल शार्प फोकस करेगा। आप अगर ये करोगे तो ये हम बता चुके हैं शार्प फोकस नहीं करता, लगता है कि शार्प फोकस कर रहा है, और पैराबोला तो सिर्फ पैरेलल रेज को फोकस करता है। तो ये भी जुगाड़ की तरह काम करता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर मैंने इसको यहां रखा तो ये रेज, दो रेज तो कहीं ना कहीं मीट करते हुए दिखेंगी, लेकिन जो ही तीसरी रे डालोगे वो कहीं और से निकल जाएगी, ठीक है। 3 क्वेश्चन करिए। पहले क्वेश्चन में ये पैराबोलिक मिरर है, वाई स्क्वायर इक्वल टू ax दे रखा है, ए हाइट पे एक रे जा रही है, टकरा के एक्सिस पे p पे हिट करी, इस पे q पे हिट करी, तो यू हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड q। इसको पूरा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन ही मानिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक मिरर है, मिरर में रेडियस 6 सेंटीमीटर है। अब देखिए एक रे जा रही है 0.1 सेंटीमीटर हाइट से, इसका मतलब है 0.1 काफी छोटा है 6 के मुकाबले, तो ये पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। लेकिन ये जो 6 सेंटीमीटर है, ये रेडियस मैं 10 कर देता हूं सो दैट आंसर अच्छा है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर के मुकाबले काफी कंपेरेबल है। तो यहां आप f इक्वल टू r/2 यूज नहीं कर सकते, तो आपको वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा थीटा वाला, ठीक है। याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो खुद से डिराइव करके देखो। फाइंड लेंथ PQ, तो ये अब एक यूनिक पॉइंट पे मीट नहीं करेंगी, यू हैव टू फाइंड PQ। क्वेश्चन नंबर 3, ये एक कॉनकेव मिरर है, रेडियस r का, कन्वर्जिंग रेज गिर रही थी, O पे मीट कर रही थी, ये रिफ्लेक्ट होके I पे मीट की, वो नॉर्मल मैंने बना रखा है। आपको मिरर फॉर्मूला डिराइव करना है इससे, तो आपका बीच का रिजल्ट कुछ और आएगा, साइन कन्वेंशन यूज करोगे, वापस से फॉर्मूला सही बन जाएगा, ठीक है। ट्राई करिए। चलो सॉल्यूशन देखें। देखिए ये रे एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास होगी। अब फोकस क्या है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसको मैं a डैश एक्स से कंपेयर करूं तो इसको 4a/4 ऐसे लिख सकते हैं। तो फोकल लेंथ क्या आई, p के कोऑर्डिनेट आए a/4, 0, 4ax से कंपेयर किया, यहां ax था मतलब a/4 है, तो a/4, 0 p के कोऑर्डिनेट है, तो कोई दिक्कत थी नहीं इसमें। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, a, सोचो y की वैल्यू a है तो x की वैल्यू भी a है। अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट चाहिए। अब या तो आपके पास ऑप्शन है कि इस लाइन की इक्वेशन लिखो, पैराबोला के साथ सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक बनेगी, उसके 2 रूट आएंगे, एक रूट a है, दूसरा रूट यहां मिल जाएगा। क्लियर? इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन, तो स्लोप कितना है इसका, x में 3a/4 का चेंज, y में a का तो 4/3 का, तो y - 0 = -4/3 x - a/4। ये y स्क्वायर इक्वल टू ax के साथ क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तो x में क्वाड्रेटिक बनेगी, 2 रूट आएंगे, गारंटीड एक रूट a है, दूसरा रूट कुछ और मिलेगा, एक तरीका। लेकिन चूंकि हम पैराबोला पढ़ चुके हैं तो हमें इतनी दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पैराबोला में फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीम पॉइंट्स
ये अगर T1 है, ये T2 है, तो T1 T2 का प्रोडक्ट -1 होता है। A से मल्टीप्लाई कर दूं तो A T1 स्क्वायर A T2 स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग की, तो T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1। A स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूं, A T1 स्क्वायर A T2 स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, लिख सकते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट x1 है, ये कोऑर्डिनेट x2 है, इक्वल टू A स्क्वायर आता। तो फोकस के एंड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट A स्क्वायर है। लेकिन ध्यान देने वाली बात, इसका A स्टैंडर्ड का से कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड ये है, ये a/4 है, तो यहां बनेगा a/4 का होल स्क्वायर, x1 x2। लेकिन x1 की वैल्यू हमें कितनी पता है, a है। x2 की वैल्यू नहीं पता, a²/16, तो x2 की वैल्यू a/16। रियलिटी ये है कि ये मैंने फिगर पूरी तरह से सही नहीं बनाया है, फोकस इधर कहीं है, ठीक है, यहां है फोकस। देख लो a/4 लेंथ तो कम होगी ना a से, तो फिगर हमने सही नहीं बनाया है, फिगर ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट x2 की वैल्यू a/16, तो a/16, y की वैल्यू, x की वैल्यू a/16, तो y की वैल्यू a/4। चलो क्वेश्चन 2, इसमें ये 0.1 वाले में कंफ्यूजन नहीं, ये हम r/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 0.1 इज वेरी वेरी मच लेस देन 10। तो इसमें से जो पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन फॉलो कर रहा है वो r/2 मतलब 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हाइट स्मॉल थी, तो पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन सही है। इसका मतलब f की वैल्यू r/2 है, मतलब 5 सेंटीमीटर पर मीट करेगा। लेकिन दूसरे वाले फिगर के लिए ये हाइट ठीक ठाक थी, और अब ये कहीं से जाएगा तो हमें क्या देखना पड़ेगा, नॉर्मल कहां मीट कर रहा है। तो ये नॉर्मल है, मतलब सेंटर है। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल 2 थीटा, तो हमें इसका डिस्टेंस इससे निकालना है, और ये हम प्रूव कर चुके हैं, r1 - sec θ/2। भूल गए हो तो निकाल के देख लो, ठीक है। अब थीटा कितना है, तो ये वाली हाइट क्वेश्चन में दे रखी है 6, रेडियस दे रखी है 10, ये एंगल थीटा, तो थीटा ही 37 डिग्री है, 6 और 10 37, तो r1 - cos 37 4/5, sec 37 5/4, सॉरी 37 cos 37 4/5 5/4 सही है, 5/8 3/8, ये बना 3r/8, और रेडियस कितनी थी 10, तो 30/8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3.625 3.75 24 6 3/4 75 3.75, तो ये जो मीट किया वो 3.75 पे मीट किया, तो जो डेल्टा आया PQ लेंथ इज इक्वल टू इनका डिफरेंस, तो 1.25 सेंटीमीटर। चलो थर्ड क्वेश्चन में देखें, तो थर्ड क्वेश्चन में ये अल्फा बीटा गामा थीटा थीटा, तो अल्फा प्लस बीटा 2 थीटा, पहला रिलेशन। दूसरा थीटा प्लस गामा बीटा, तो थीटा को एलिमिनेट कर दें तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीटा माइनस गामा, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू -2 गामा। अल्फा है h/pi, h काट ही देता हूं, बीटा है h/po, गामा है h/pc। अब अप्लाइंग साइन कन्वेंशन, pi इंसिडेंट रे इस तरफ है, तो इस तरफ हमारा नेगेटिव, तो pi को -v, po पॉजिटिव साइड प्लस u, pc पॉजिटिव साइड प्लस r।
तीनों के माइनस काट दूं तो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, एफ ही r/2 है, ऑटोमेटिकली सही हो गया। ठीक, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब हम।